स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के टोटल भाई 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कराने वाला हूं, जो हर साल आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। सिलेबस में भाई आप लोगों की टोटल 3 यूनिट दी हैं। इन तीनों यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारे भी मैंने इन्हीं 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही कवर अप कर दिए। तो ओवरऑल भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए ये 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे हैं। यही सारे 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को कराऊंगा इस सीरीज में। तो बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा 1, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। इस यूनिट से भाई टोटल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से तो भाई पहला जो है आप लोगों का राजनीति के ऊपर बनता है, दूसरा भाई राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर बनता है। इसलिए भाई आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूं। दूसरे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके साथ साथ भाई हमने बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस बना रखी हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो राजनीति से रिलेटेड भाई क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में, वो आप लोगों से मेनली यही पूछते हैं कि भाई राजनीति क्या है, राजनीति का अर्थ क्या है। या कभी कभी भाई आप लोगों से ये पूछ लेता है कि भाई राजनीति का सैद्धांतिकरण की विवेचना कीजिए, या राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना कीजिए, सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं भाई कितने टाइप से जो है हर साल आप लोगों से पूछा जाता है घुमा फिरा के, लेकिन इस क्वेश्चंस का मतलब जो है वो एक ही है और इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो भी एक ही होगा। बस हर साल आप लोगों को घुमा फिरा के दे दिया जाता है। तो टेंशन मत लो भाई, आज आप लोगों को आंसर इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप आंसर जो है एग्जाम में लिखाओगे। तो बात करते हैं भाई अब राजनीति के अर्थ की। अगर आप लोग भाई राजनीति के बारे में किसी से पूछोगे, किसी इंसान से पूछोगे, तो सबकी अलग अलग राय होती है, सब अलग अलग मतलब बताएंगे। वो कैसे भाई, जैसे किसी विद्वान से पूछोगे यानी कि किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा भाई राजनीति जो है वो एक संभावित कला है और राजनीति में सब कुछ संभव है। यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान ये बोलेगा कि राजनीति एक ऐसी कला है जिसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ भाई अगर किसी नेता से पूछोगे आप राजनीति का मतलब बताओ, तो नेता बोलेंगे कि भाई राजनीति जो है वो एक तरीके की समाज सेवा है। इसके विपरीत अगर आप राजनीति से संबंधित लोगों से पूछोगे, जैसे कि पत्रकार वगैरह हो गए, तो वो आप लोगों को बोलेंगे कि राजनीति जो है एक प्रकार का दांवपेच है या एक प्रकार का समझौता है। यानी कि राजनीतिक से संबंधित लोग जो होते हैं, जैसे कि पत्रकार हो गए, वो ये बोलते हैं कि भाई राजनीति में जो है सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम समझौते द्वारा कर सकते हैं, एक ऐसी कला है राजनीति। और इन सब के विपरीत अगर आप आम जनता से पूछोगे, आम इंसान से पूछोगे, तो वो क्या बोलता है भाई राजनीति के बारे में, कि राजनीति जो है वो एक प्रकार का घोटाला है, भ्रष्टाचार है, सत्ता का खेल है, सब सत्ता पाने के लिए करते हैं, सब पावर पाने के लिए करते हैं और उसके बाद कोई भी काम जो है नहीं करते नेता वगैरह। तो यानी कि भाई अलग अलग लोगों से आप पूछोगे कि राजनीति क्या है, तो सबकी अलग अलग राय है राजनीति के बारे में। इसलिए भाई हमें राजनीति का किताबी मतलब जो है पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लिखना ही पेपर में वही होता है। तो चलो भाई किताबी मतलब भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये राजनीतिक शब्द देख रहे हो ना भाई, इसे इंग्लिश में भाई पॉलिटिक्स कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स शब्द आया कहां से? तो ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ये एक ग्रीक भाषा है और उस भाषा का एक शब्द है पोलिस, उससे ही बना है भाई हमारा पॉलिटिक्स। यानी कि पोलिस से बना है पॉलिटिक्स। तो अब हमें भाई पोलिस शब्द का मतलब भी पता होना बहुत जरूरी है। तो पोलिस शब्द का मतलब है नगर राज्य। अभी आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में नहीं आया होगा। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूँ, फिर आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को भाई वर्ल्ड मैप में यूरोप महाद्वीप के बारे में तो पता ही है, उसमें कितने सारे देश हैं। उनमें से ही भाई एक देश है हमारा ग्रीक, जिसे भाई पुराने समय में यूनान बोला जाता था और आज के टाइम पे ग्रीक बोला जाता है। इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे भी, जैसे आज के टाइम पे भारत में होते हैं ना अलग अलग राज्य, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, अलग अलग राज्य जैसे आज है भारत में, सेम उसी टाइप से भाई यूनान में भी पुराने समय में अलग अलग राज्य हुआ करते थे, जिन्हें उस टाइम पे क्या बोला जाता था, नगर राज्य। तो इन नगर राज्यों में से भाई एक सबसे ज्यादा फेमस नगर राज्य था, वो था भाई आप लोगों का एथेंस। और वहां पे भाई प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे बहुत सारे विद्वान का जो है जन्म हुआ था। अब ये यूनान के जो स्टेट थे, जैसे एथेंस मैंने अभी आप लोगों को बताया है,
इनमें क्या होता था भाई, कोई भी सरकार नहीं होती थी, कोई भी राजा वगैरह नहीं होती थी, यानी कि शासन जो है लोग खुद ही करते थे। जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते थे वो खुद ही आपस में मिल बैठ के जो है डिसीजन ले लिया करते थे, खुद ही शासन चलाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, एक सरकार होती है, हमें सरकार की सुननी होती है, सरकार के कंट्रोल में सारे सिस्टम होता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत कम थी, मुश्किल से 500-400 लोग ही रहते थे एक ही स्टेट में, तो लोग आपस में ही खुद ही डिसीजन ले लिया करते थे। तो ये जो लोग आपस में खुद ही डिसीजन लेके शासन चला रहे थे, इसी चीज को भाई वहां के पढ़े लिखे लोगों ने, जो भी थे वहां पे, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इन सब ने भाई इसी चीज को, यानी कि जनता ये जो शासन कर रही है खुद ही, इसी चीज को पॉलिटिक्स बोल दिया। और इसमें मेन हाथ जो था वो अरस्तु का माना जाता है, क्योंकि भाई अरस्तु ने ही सबसे पहले इस पॉलिटिक्स शब्द को दिया था। वो कैसे, क्योंकि अरस्तु ने भाई उस टाइम पे एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, और इस बुक में भाई इसने राज्य वगैरह, शासन वगैरह से संबंधित जो है सारी बातें लिखी थी, और इसी वजह से अरस्तु को जो है राजनीति का जनक कहा जाता है। तो सिंपल सा मतलब भाई पॉलिटिक्स का ये हुआ, अरस्तु या यूनानी विचारकों के द्वारा, कि नगर राज्य में जो भी गतिविधियां होती हैं उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन भाई ये जो मतलब है ये पुराना हो चुका है, आज के टाइम पे मतलब जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था जो नगर राज्य हुआ करते थे यूनान में, उनमें कोई भी भाई राजा नहीं था, कोई भी सरकार नहीं थी। इसलिए जो यूनानी विचारक थे उन्होंने जो भी एक्टिविटी होती थी, एक्टिविटी कौन करेगा, जनता ही तो करती थी वहां पे, तो उसी चीज को पॉलिटिक्स बोल दिया था। लेकिन आज के टाइम पे भाई क्या है, राज्यों में आप देखोगे या देशों में देखोगे तो सरकारें होती हैं, राजा होता है, या शासन कह सकते हो आप। तो आज के टाइम पे मतलब जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। यानी कि आज के टाइम पे अगर आपसे कोई राजनीति का मतलब पूछे तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो, सरकार द्वारा शासन करना ही राजनीति है। और राजनीति शब्द को भी अगर आप तोड़ के देखोगे तो राज का मतलब क्या आता है भाई, सरकार से, और नीति का मतलब क्या होता है, जो सरकार नीतियां बनाती हैं, जो कार्य करती है सरकार, उसको हम नीति बोल देते हैं। तो यानी कि सरकार द्वारा किया गया शासन या किया गया कार्य, वो सब कहलाता है राजनीति। आई होप आप लोगों को राजनीति का ये अर्थ जो है समझ में आ गया होगा, थोड़ा टिपिकल था। अब समझते हैं भाई हम राजनीति की परिभाषाएं, क्योंकि भाई पेपर में आप लोगों को ये परिभाषाएं लिखना भी जरूरी है। कम से कम भाई आप लोगों को 3 परिभाषाएं तो लिखनी होती है पेपर में, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा देखते हैं भाई प्लेटो और अरस्तु के अनुसार। तो प्लेटो और अरस्तु क्या कहते हैं भाई, कि प्रत्येक वह चीज जिससे समाज प्रभावित होता है उसी को हम राजनीति कहते हैं। यानी कि प्लेटो और अरस्तु क्या बोलते हैं कि भाई जो समाज है, समाज जिस भी चीज से प्रभावित हो रहा है, कोई भी फर्क पड़ रहा है अगर किसी भी चीज से समाज पे, तो वो चीज राजनीतिक है। बात करते हैं भाई दूसरी डेफिनेशन की। दूसरी है भाई चाणक्य के अनुसार, जिन्हें आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते होंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई जो राजनीति है ना वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मतलब वो नहीं जो आज के टाइम पे इकोनॉमिक्स होती है, उसको नहीं बोला इन्होंने अर्थशास्त्र राजनीति, बल्कि इनका अर्थशास्त्र से मतलब है भाई भूमि, रक्षा, उन्नति, इन सबसे संबंधित जो शिक्षा होता है, जो ज्ञान होता है, इन सबको इसने राजनीति बोला है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं भाई हम गार्नर के अनुसार। तो गार्नर कहते हैं जो राजनीतिक शास्त्र होता है, यानी कि राजनीति का जो ज्ञान होता है वो राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यही है भाई गार्नर का भी, कि एक राज्य के अंदर जो कुछ भी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। तभी यहाँ पे गार्नर ने बोला है कि राजनीतिक शास्त्र क्या है, वो राज्य से ही शुरू होता है और राज्य में ही समाप्त हो जाता है। फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं भाई अपनी गैलेट के अनुसार। गैलेट कहते हैं भाई राजनीति जो है ना वो राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है। यानी कि गैलेट कहते हैं कि भाई एक राज्य है तो उसका पास्ट क्या रहा है, उसका वर्तमान क्या है और उसका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, इन सब की स्टडी करना ही राजनीति है। अब बात करते हैं भाई अपने राजनीतिक सिद्धांत की। और राजनीतिक सिद्धांत का मतलब समझने से पहले आप लोगों को सिद्धांत का मतलब जो है पता होना बहुत जरूरी है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को सिद्धांत का अर्थ समझा देता हूँ, किताबी लैंग्वेज में हम बाद में पढ़ेंगे। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही ऊपर ही पढ़ाया था कि अगर आप लोग किसी से पूछोगे कि राजनीति क्या है तो सबके अलग अलग विचार होंगे। नेता अलग बताएंगे, जनता अलग बताएगी, पढ़े लिखे लोग अलग बताएंगे, और भी अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बातें
बोलेंगे, क्योंकि वो राजनीति के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। तो ये जो सोच होती है ना, ये जो विचार होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सिद्धांत। आई होप आप लोगों को सिद्धांत का मतलब समझ में आ गया होगा सिंपल लैंग्वेज में। सिद्धांत का मतलब केवल और केवल विचार है, सोच है। अब थोड़ा भाई किताबी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं सिद्धांत का मतलब। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो सिद्धांत शब्द है ये भाई आप लोगों का थ्योरियो शब्द से बना है। जैसे हमने भाई पॉलिटिक्स पढ़ा था कि पॉलिस शब्द से बना है, इसी टाइप से सिद्धांत शब्द जो है वो थ्योरियो शब्द से बना है। तो हमें भाई थ्योरियो का मतलब पता होना भी बहुत जरूरी है। थ्योरियो का सिंपल सा मतलब है भाई मनन करने की अवस्था या चिंतन की स्थिति। मनन या चिंतन का मतलब होता है सोचना, यानी कि अगर हम किसी चीज को सोच रहे हैं, उस स्थिति में हम विचार कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरियो कहते हैं। और इसी से बना है हमारा थ्योरी। इसलिए भाई अगर हम किसी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक पर विचार करते हैं या मनन करते हैं या चिंतन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि राजनीति से संबंधित जो भी सिद्धांत है, जो भी विचार है या जो भी सोच है या जो भी ज्ञान है, उसी को हम राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कि भाई अगर हम किसी टॉपिक को समझने के लिए उस पर विचार करते हैं, उस पे मनन करते हैं, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक क्या हो गया हमारा, राजनीति हो गया। तो राजनीति को समझने के लिए जो भी विचार दिए विद्वानों ने, पढ़े लिखे इंसानों ने, तो उन सबको बोल देते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उसमें केवल और केवल राजनीति के मुद्दों के बारे में ही विचार किया जाता है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि भाई कोई भी विचार, मान लो आपने कुछ सोचा, तो वो सिद्धांत नहीं बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि भाई जो आप लोगों ने विचार दिए हैं उसमें कुछ तथ्य होना बहुत जरूरी है, उसमें कुछ लॉजिक होना जरूरी है, तर्क होना बहुत जरूरी है। और आप जो भी विचार रखते हो उसको भाई सिद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो है वो सिद्धांत बनेगा, अन्यथा वो नॉर्मल विचार ही रह जाएगा। इसलिए ही भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें राजनीति से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, उन सबको पहले पहचाना जाता है, फिर उन सारे टॉपिक्स की भाई जांच पड़ताल की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और फिर जाके जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। यानी कि फिर जाके लोग जो है समाधान देते हैं, सिद्धांत देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं। और जिसका विचार सबसे ज्यादा सही सिद्ध होता है उसका विचार एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। और फिर जो है उस विचारों को ही हम पढ़ते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि अरस्तु जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने बताया था, उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताया था कि जो नगर राज्य है उनमें जितने भी लोग जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसी को उन्होंने पॉलिटिक्स बोला था। तो वो एक उनका सिद्धांत है। और उन्होंने भाई ये चीज प्रूव भी करी थी, यानी कि कुछ लॉजिक था उनकी बातों में, तभी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करी ये उनकी बात, तभी जाके जो है उनका सिद्धांत बना था। आई होप आप लोगों को सिद्धांत और एक नॉर्मल विचार में फर्क समझ में आ गया होगा। अब भाई कुछ डेफिनेशंस भी आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 3 याद रखना पेपर के लिए। तो सबसे पहले भाई सेबाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। सेबाइन क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो राजनीति से संबंधित है। यानी कि सेबाइन कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का जो अर्थ है ना वो राजनीति से संबंधित है। अब कोई मैथ का सिद्धांत होता है, आपने मैथ में भी बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, जैसे कि मैथ में आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, तो वो मैथमेटिक्स का सिद्धांत है। अब मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में समझाया गया है, यानी कि उससे रिलेटेड ही बात होती है। इस वजह से राजनीति में राजनीति से संबंधित ही बात होती है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं भाई बेलम के अनुसार। बेलम कहते हैं जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये राजनीतिक से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी विषय वस्तु होती है, उसकी व्याख्या करता है, यानी कि जांच पड़ताल करता है उन सारे टॉपिक्स की जो भी राजनीतिक से संबंधित है, ताकि भाई जो आम इंसान है वो राजनीति को इजीली समझ सके। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं भाई हेल्ड के अनुसार। हेल्ड सिंपल सा ये बोलते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत, ये टॉपिक आप देख रहे हो, ये कुछ और नहीं, सिंपल सा एक जाल है। जाल वो भी किस चीज का, विचारों का जाल है, अवधारणाओं का जाल है। यानी कि राजनीति से संबंधित ही विचार होते हैं, राजनीति से संबंधित ही सिद्धांत होते हैं सारे, और इन्हीं सबका जाल है, और इसी को इन्होंने बोला है राजनीतिक सिद्धांत। बढ़ते हैं फोर्थ डेफिनेशन की ओर। एंड्रयू हेकर
सिंपल लैंग्वेज में एंड्रयू हैकर ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इस टॉपिक में सिंपल सा एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, एक अच्छे राज्य में क्या क्या नियम होने चाहिए, साथ ही साथ भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजनीति या समाज में जो भी रियलिटी चल रही है उन सब के बारे में भी नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। फिफ्थ डेफिनेशन है भाई हमारी जॉर्ज कैटलिन के अनुसार। जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि भाई कि जो राजनीतिक सिद्धांत ये टॉपिक है इसमें राजनीतिक से संबंधित सारा विज्ञान भी है, यानी कि सारी नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक दर्शन शास्त्र है यानी कि राजनीति से संबंधित जो भी विचार दिए गए हैं, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, जो भी समाधान दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन दिया गया है वो सब भी इसमें इंक्लूड है। इन सब का मिश्रण ही है पूरा राजनीतिक सिद्धांत। पेपर में भाई कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप राजनीति क्या है इसको एक्सप्लेन करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। फिर आप लोग जो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एक्सप्लेन करोगे। फिर आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें इसलिए ही करना बहुत जरूरी है क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में भाई बहुत पढ़े लिखे विद्वानों के जो है आप लोगों को विचार मिलेंगे। उन्होंने सोचो अपने पूरी पूरी जिंदगी लगा के उस सॉल्यूशन निकाला है उन समस्याओं का, तो वो सारे आप लोगों को विचार पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो सॉल्यूशन पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो समस्याएं पढ़ने के लिए मिलेंगी। और उन समस्याओं से, उन विचारों से, उस ज्ञान से आप जो है अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत की स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा समझते हैं भाई, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोगों को भाई प्लेटो अरस्तु के टाइम से पढ़ने को मिलेगा और आज के टाइम तक के जो भी समाज में समस्याएं, समाधान, सॉल्यूशन, राज्य, पूरा समाज में क्या क्या स्थिति रही है वो सारी चीजें आप लोगों को पुराने टाइम से लेके अब तक की पढ़ने को मिलेंगी। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन भाई हमें अपने समाज को और राज्य को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ भाई मैंने आप लोगों को ऊपर यह भी बताया था कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो भाई राजनीतिक सिद्धांत से क्या है, हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, अपने कर्तव्य क्या है उसके बारे में पता चलता है, और हमारी स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, संपत्ति, न्याय, इन सब से संबंधित जो है वो सारी बातों का पता चलता है, जिससे हम और एक बेहतर मनुष्य और नागरिक बन सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया है पढ़े लिखे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा विचार करके अपनी बुद्धि लगा के सारी समस्याओं का समाधान बताया। जो भी समस्याएं वगैरह हुई हैं समाज में अभी तक जो होती आई हैं, उनके टाइम पे जो हुई हैं, उन सब का समाधान वगैरह जो है सब दिया है। तो इनकेस मान लो अगर उस किसी आज के किसी समाज में समस्या उत्पन्न हो रही है तो राजनीतिक सिद्धांत में हम उन समस्याओं से सिमिलर समस्याओं को देख के उसका सॉल्यूशन और बेहतर तरीके से जो है निकाल सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ताकि भाई हमें स्वतंत्रता के बारे में नॉलेज मिल जाए, समानता, संपत्ति, न्याय, इन सब की पूरी जानकारी मिल जाए ताकि समाज में हमारे साथ कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना भाई, राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें भाई जितने भी राजनीति से रिलेटेड सारे टॉपिक्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको लॉजिकली एक्सप्लेन किया होता है, यानी कि उनका तार्किक वर्णन किया होता है, लॉजिक के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया होता है राजनीतिक सिद्धांत में। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लोगे तो आप राजनीति में जो है बहुत अच्छे हो जाओगे, राजनीति की एक एक बात जान जाओगे। इसके साथ साथ भाई राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज में जो भी समस्या हो रही हैं या आर्थिक रूप से जो भी समस्या हो रही हैं समाज में, जैसे कि आप लोगों की गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, हिंसा हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, या और भी बहुत सारी आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, नारीवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, विकास से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई हैं, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए भी भाई हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में भाई अलग अलग समय पे अलग अलग समाज में जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन सब का वर्णन किया गया उनके सॉल्यूशन के साथ, जिससे आप भी जो है अपनी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हो। लास्ट देखते हैं भाई अपनी संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण के लिए, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें
एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब क्या होता है, नारीवाद का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मकता का मतलब क्या होता है, मार्क्सवाद का मतलब क्या होता है, उदारवाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। इनमें से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना तक नहीं होगा। उन सारे टॉपिक्स की नॉलेज जो है आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत के अंदर मिल जाएगी और सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। शुरुआत करते हैं भाई उदारवाद के अर्थ से। सिंपली भाई उदारवाद जो है ये एक विचारधारा का नाम है। आप विचारधारा बोल सकते हो, सोच बोल सकते हो, या विचार बोल सकते हो, या सिद्धांत वर्ड का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गांधी जी की विचारधारा पढ़ी होगी, जिसमें भाई हिंसा ना करने की बात होती है, सत्य का साथ देने की बात होती है। उसी टाइप से भाई उदारवादी जो विचारधारा है वो ये कहते हैं कि लोगों को फ्री छोड़ दो, फ्रीडम छोड़ दो, क्योंकि उन्हें अपने सही और गलत के बारे में पता होता है। और जो सरकार है, सरकार का काम केवल इतना है कि वो लोगों की जो है अधिकार जो होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए सरकार, और किसी चीज के लिए नहीं है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि भाई जो मार्केट है, जो बाजार है, या काम धंधे आप बोल सकते हो, वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलने चाहिए, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग। अब ये जो उदारवाद है भाई, इसे आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है। और ये जो लिबरलिज्म शब्द है भाई, ये आप लोगों का लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। और जैसे कि भाई हमने देखा भी, ये जो उदारवादी विचारधारा है ये लोगों की स्वतंत्रता पे ज्यादा ध्यान देती है, बाजार की स्वतंत्रता पे ज्यादा ध्यान देती है। अब आप लोगों को दो इंसानों के, दो विचारकों के नाम पता होना बहुत जरूरी है, होब्स और जॉन लॉक। क्यों? क्योंकि भाई ये जो होब्स है ना, ये उदारवादी विचारधारा के प्रथम विचारक है। यानी कि उदारवादी ये जो विचार है ये सबसे पहले होब्स ने ही दिया था, लेकिन भाई जो जॉन लॉक है उन्हें उदारवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। अब आप लोगों के माइंड में भाई ये क्वेश्चन आएगा कि जब होब्स ने सबसे पहले उदारवादी विचारधारा का विचार दिया था, लेकिन जॉन लॉक को जनक कैसे बना दिया गया, उन्हें क्यों जनक माना जाता है? तो इसके पीछे भाई रीजन है। रीजन क्या है भाई, होब्स जो थे ना, इन्होंने भाई उदारवादी विचारधारा की शुरुआत तो करी थी, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया था कि जो राज्य है ना भाई, राज्य यानी कि सरकार, तो इन्हें भाई जनता चुनती है। अब जनता ने भाई राजा को चुन लिया, तो राजा जो चाहे वो करे, परंतु जनता जो है वो उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसे हटा नहीं सकती। ऐसा मानना था भाई होब्स का। तो आप देख रहे होगे जो होब्स का विचार है, इसमें भाई स्वतंत्रता की कई बात दिख रही है आप लोगों को? नहीं, बल्कि तानाशाह शासन की बात दिख रही होगी आप लोगों को। वो कैसे? क्योंकि भाई राजा जो चाहे वो करे। अब राजा जो चाहे वो करेगा तो भाई वो तो सबको रोक भी सकता है, यानी कि जनता जो है वो स्वतंत्र नहीं है। तो इस वजह से भाई होब्स को जो है जनक नहीं माना गया उदारवाद का, जॉन लॉक को माना गया। जॉन लॉक को इसलिए माना गया क्योंकि भाई जॉन लॉक ने ये कहा कि जो राजा है, जो राज्य है, जो सरकार है, जनता उसे इसलिए चुनती है ताकि जो राजा है, जो सरकार है, वो जनता के अधिकारों के, जो प्राकृतिक अधिकार उन्हें मिले हुए हैं, उनकी रक्षा कर सके। और अगर वो सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो जनता को भाई पूरा अधिकार है कि वो उस राजा को हटा दे, उस सरकार को हटा दे। अब यहाँ पे आप देखोगे जॉन लॉक के विचार में तो जनता जो है यहाँ पे स्वतंत्र है। इस वजह से ही भाई जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक बना दिया गया, यानी कि मान लिया गया। क्योंकि उदारवादी ये जो विचारधारा है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होब्स ने करी थी। इनके बहुत से ऐसे विचार हैं जो उदारवाद में मेल खाते हैं, उदारवादी विचारधारा से, लेकिन जो ये वाला विचार था ये मेल नहीं खाता भाई उदारवाद से। इस वजह से इन्हें जनक नहीं माना गया, जॉन लॉक को मान लिया गया। बाकी और भी विचारकों के नाम मैंने लिख रखे हैं जो उदारवादी विचारधारा के विचारक है, तो आप देख सकते हो। इनके नाम याद रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई उदारवाद की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आप लोगों को मिनिमम 3 परिभाषाएं जो है लिखना जरूरी है ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहले है भाई सरोती। सरोती क्या कहते हैं? उदारवाद जो है ना वो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होता है। न्यायिक रक्षा होती है, यानी कि न्याय कानून के तहत जो है उसकी रक्षा की जाती है व्यक्तियों की। इसके साथ साथ संवैधानिक राज्य होता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग एक सरकार होती है उदारवाद में। दूसरे है भाई हमारे
कॉर्नर, ये भी एक इंसान का नाम है, पढ़े लिखे विद्वान का नाम है। ये क्या कहते हैं भाई उदारवाद के बारे में? ये कहते हैं भाई उदारवादी विचारधारा जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से शुरू होती है, मानव अधिकारों से शुरू होती है और मानव की खुशी से शुरू होती है। इन चीजों से शुरू होती है उदारवादी विचारधारा और इन्हीं पे ही खत्म हो जाती है। सिंपली ये समझाना चाह रहे हैं कि उदारवादी विचारधारा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, मानव के अधिकारों की बहुत ज्यादा रक्षा की जाती है और मानव की खुशी देखी जाती है, ना कि सरकार की खुशी देखी जाती है। और मानव खुश कब तब होगा जब वो अपने सारे काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगले हैं भाई जेएस मिल, या आप इन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल भी बोल सकते हो। मेनली भाई जेएस मिल ये कहते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है, विचार की स्वतंत्रता भी होती है और सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो कुछ भी करेंगे, नहीं भाई, वो दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा नहीं सकते। आगे देखते हैं भाई, आगे है हमारे एडम स्मिथ। ये कहते हैं भाई उदारवाद जो विचारधारा है ये निशुल्क व्यापार को बढ़ावा देती है। निशुल्क यानी कि फ्री ट्रेड, जिसमें कोई भी टैक्स वगैरह या कर वगैरह जो है नहीं लगते, ज्यादा रोक टोक जो है नहीं की जाती। उदारवाद ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है और आर्थिक स्वतंत्रता होती है, यानी कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र है कि वो कुछ भी काम कर सकता है और उसे सरकार द्वारा कोई भी रोक टोक जो है नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ भाई व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप भी बहुत कम होता है, यानी कि सरकार कम टांग अड़ाती है व्यापार वगैरह के मामले में। तो एक ऐसी विचारधारा है उदारवाद। आगे है भाई जॉन रॉल्स। ये कहते हैं कि भाई उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें न्याय के माध्यम से समानता और मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है और एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें भाई सभी लोग जो है उन्हें समान अवसर मिले। आई होप आप लोगों को ये पांचों डेफिनेशन समझ में आई होंगी अच्छे से। इनमें से बस 3 याद रखना जो भी आप लोगों को इजी लगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं भाई, जो है हमारी उदारवाद की विशेषताएं, या उदारवाद की प्रासंगिकता बोल लो या उदारवाद का महत्व बोल लो। इसके साथ साथ भाई आप लोगों से ये भी कभी कभी वर्ड बोल देता है कि उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है ये बताओ। तो मूल सिद्धांत भी भाई यही है उदारवाद के। तो पहला जो मूल सिद्धांत है भाई उदारवाद का वो ये है कि भाई व्यक्ति का महत्व जो है बहुत ज्यादा होता है उदारवाद में। वो क्यों? क्योंकि भाई जॉन लॉक के अनुसार कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती है ना पूरे विश्व में या किसी समाज में, उसमें व्यक्ति एक इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रमुख केंद्र है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति ही है, इंसान ही है, क्योंकि उसी के चारों ओर जो है ये सारी चीजें घूमती हैं। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वो सारी उसी के चारों ओर घूमती है। और ऑब्वियसली देखें तो भाई जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चलती तो इंसानों से ही है, तो इंसान जो है वो उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र है। इस वजह से ही भाई उदारवादियों का ये मानना है कि व्यक्ति को जो भाई अपने विचारों, धर्म, जीवन शैली में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। व्यापार में स्वतंत्र छोड़ दो, उन्हें अपने भले बुरे के बारे में पता है, सरकार को उनके कामों में या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है भाई राज्य कृत्रिम संस्था। जो उदारवादी लोग है या उदारवादी विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग भाई राज्य जो है यानी कि सरकार जो है वो एक कृत्रिम संस्था होती है। कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल होती है, जिसे कि भाई इंसान ने बनाया है ताकि भाई संघर्ष वगैरह जो होते हैं उन्हें रोका जा सके और जो मानव के अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके या मानव का जो कल्याण है वो हो सके। इस वजह से इंसानों ने राज्य को बनाया है। और भाई जो जॉन लॉक है उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगर राज्य यानी कि सरकार मनुष्य के कल्याण के लिए काम नहीं कर पाती है तो भाई जनता को पूरा अधिकार है कि वो उसे हटा दे, उसका विरोध कर दे। तीसरा सिद्धांत देखते हैं भाई, मूल सिद्धांत या विशेषता आप कह सकते हो उदारवाद का, वो है भाई विचार की स्वतंत्रता। उदारवाद में भाई विचार की स्वतंत्रता होती ही होती है। ना सिर्फ विचार की, भाई अपने धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता होती है, अपने काम को करने की भी स्वतंत्रता होती है और भी बहुत सारी चीजों की स्वतंत्रता जो है होती है उदारवाद में। मेनली स्वतंत्रता पे ही पूरी बेस्ड है ये विचारधारा, क्योंकि भाई इनका मानना है अगर हम इंसानों को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो भाई उससे नए विचार निकल के आएंगे, नई सोच निकल के आएगी, नई नई प्रेरणा मिलेगी, जिस वजह से क्या है भाई
उस समाज का विकास होगा, उसमें नए नए आविष्कार होंगे, क्योंकि जो इंसान है वो एक विवेकशील प्राणी है, यानी कि बुद्धि वाला प्राणी है। इस वजह से भाई उदारवादी जो है वो विचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। अगला सिद्धांत है भाई व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। उदारवाद की भाई एक मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति है वो साध्य है और राज्य जो है वो साधन है, यानी कि व्यक्तियों ने अपनी जरूरतों के लिए राज्य नामक संस्था को बनाया है, साधन को बनाया है, ताकि भाई राज्य जो है व्यक्ति के विकास करने में उनकी मदद वगैरह कर सके। इसलिए भाई उदारवादी जो है वो राज्य को या राज्य से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें कृत्रिम संस्थाएं मानते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल नकली संस्थाएं हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा ही बनाई गई हैं। अगली विशेषता देखते हैं भाई प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता। प्राकृतिक अधिकार में भाई आप लोगों का जीवन का अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार आता है और स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो आपको जन्म से ही मिलते हैं। ये बात भाई जॉन लॉक ने बोली थी। तो इन अधिकारों को भाई बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, उदारवाद में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए भाई राज्य नामक संस्था का जो है निर्माण किया है इंसानों ने। और कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो इन अधिकारों को कम कर सके या उन्हें हटा सके। सिक्स्थ विशेषता देखते हैं भाई। सिक्स्थ है वो है भाई राज्य का सीमित कार्य क्षेत्र। ये बात तो भाई मैंने आप लोगों को ऊपर ही समझा दी थी कि जो उदारवादी विचारधारा को जो मानते हैं लोग, उनका मानना ये है कि भाई व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि भाई उन्हें उनके अच्छे और बुरे के बारे में पता है। और व्यक्ति भाई स्वतंत्र कब होंगे? जब राज्य सीमित होगा, यानी कि राज्य कम से कम उनके कामों में हाथ अड़ाएगा। तो इसलिए भाई उदारवादियों का ये मानना है कि राज्य की जो कार्य क्षेत्र होता है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति के विकास में बाधा ना डाले, व्यक्ति को रोक टोक ना करे। और कुछ विचारकों ने तो भाई यहाँ तक कह दिया कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है, वही राज्य सबसे अच्छा होता है जो कम शासन करता है। सातवां सिद्धांत है भाई हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है भाई, मोस्टली जो काम धंधे होते हैं वो सारे प्राइवेट होते हैं। बाजार जो है वो भाई डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जो रेट वगैरह होते हैं, यानी कि कोई वस्तु है ये कितने की बिकनी चाहिए, कितने में लेनी चाहिए, ये सब रेट वगैरह जो है ये सब लोग ही डिसाइड करते हैं, ना कि सरकार डिसाइड करती है। और इसके साथ साथ फ्री ट्रेड भी होता है भाई पूंजीवादी व्यवस्था में। फ्री ट्रेड मतलब कि एक देश से दूसरे देश में भाई व्यापार वगैरह करना है तो वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है, ज्यादा कोई टैक्स वगैरह रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है नहीं होती है। तो फ्री ट्रेड वगैरह जो है बहुत होता है पूंजीवादी व्यवस्था में। ये चीज अमेरिका में प्रचलित है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था को भाई बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और इनमें जो जो मैंने बातें बताई हैं इन सारी बातों को भी बहुत ज्यादा मानते हैं उदारवादी लोग। अगला है भाई लोकतंत्र को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं ये लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया था भाई तानाशाह को तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते हैं तानाशाह सरकार जो है सबसे बेकार सरकार होती है। और लोकतंत्र को इसलिए अच्छा बताते हैं क्योंकि भाई लोकतंत्र नाम से ही समझ में आ रहा है, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, यानी कि लोगों का ही शासन होता है, यानी कि लोगों को स्वतंत्रता है कि वो सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार को हटा सकती है, सरकार को बना सकती है, और वो सरकार काम नहीं कर रही तो उसकी जगह पे दूसरी सरकार को ला सकती है। तो इस वजह से ये जो शासन प्रणाली है तो लोकतंत्र को ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च मानते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं। आगे भाई ये कहते हैं जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, क्योंकि भाई इनका यही मानना है कि राज्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए, और किसी काम के लिए राज्य नहीं है। राज्य को भाई लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यापार वगैरह में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ कल्याण पे फोकस करना चाहिए कि जनता का कैसे कल्याण हो सके, क्योंकि जनता ने इसलिए ही राज्य का निर्माण किया है। लास्ट देखते हैं भाई वो है हमारा स्वतंत्र व्यापार। ये चीज मैं आप लोगों को पूंजीवादी व्यवस्था वाला जो पॉइंट था इसमें ही समझा चुका हूं, जैसे कि ये जो 7वां पॉइंट है इसमें ही समझा चुका हूं। जो स्वतंत्र व्यापार होता है वो ये होता है कि भाई एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, या अगर अपने देश में भी व्यापार कर रहे हो तो वो स्वतंत्र रूप से आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई रूल लग रहे हैं ज्यादा, या कुछ ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत है, नहीं भाई। तो स्वतंत्र व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं कि भाई सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार के हाथों में कम होने चाहिए व्यापार वगैरह, काम धंधे वगैरह,
और जो बाजार है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और जो वस्तुओं का मूल्य है वो भाई सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि क्या है, बल्कि लोग आपस में ही डिमांड और सप्लाई को देख के जो है डिसाइड कर लेंगे कि वस्तु का क्या मूल्य होना चाहिए, कितने रेट की वस्तु होनी चाहिए। तो ये सब होता है भाई स्वतंत्र व्यापार। आई होप आप लोगों को भाई सारी जो है विशेषताएं कह सकते हो आप, मूल सिद्धांत कह सकते हो, या प्रासंगिकता कह सकते हो, या महत्व भी कह सकते हो, उदारवाद की समझ में आ चुके होंगे। इतने इनफ है आप लोगों के लिए पेपर की दृष्टि से। अब जब भाई इतनी अच्छाइयां देख ली हैं हमने, तो कुछ बुराइयां भी तो होंगी, बिल्कुल भाई, तो बुराइयां भी पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक आप ऐड जरूर करना आलोचना के तौर पे। जो कमियां गिनवाई है वो बेली मार्क्सवादी लोगों ने गिनवाई है। जैसे उदारवादी एक विचारधारा है, ऐसी मार्क्सवादी भी एक विचारधारा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी विचारधारा है। पहली कमी भाई ये है कि उदारवाद में भाई शासन जो होता है ना, यानी कि जो सरकार वगैरह होती है, उसमें उद्योगपतियों का बोलबाला होता है। क्योंकि भाई मार्क्सवादियों का ये मानना है कि उदारवाद जो होता है ना, उदारवाद में जो सरकार वगैरह होती है उसमें जनता के शासन जैसी कोई चीज नहीं होती। कहते तो है लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र को अच्छा बताते हैं, लेकिन वहां पे जनता का शासन बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उनमें कुछ पर्टिकुलर जो अमीर लोग होते हैं, जो उद्योगपति लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग ही पूरी सरकार चलती है, जो लोकतंत्र के बिल्कुल ही खिलाफ है। अगली कमी है भाई इन लोगों की, या अगली आलोचना कह सकते हो, विचार की स्वतंत्रता जैसी कुछ चीज नहीं है भाई। मैंने आप लोगों को विशेषता में बताया था कि भाई उदारवाद में विचार की स्वतंत्रता होती है, लेकिन रियलिटी भाई ये बताते हैं मार्क्सवादी लोग कि विचार की स्वतंत्रता जैसी कुछ भी चीज नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रचार के साधन होते हैं, जैसे कि मीडिया वगैरह हो गए, अखबार हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, इन सब में भाई सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही बोलबाला है, यानी कि पूंजीपतियों ने ये सब चीजें खरीद रखी हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मीडिया वगैरह काम करती है। उनकी बुराई नहीं दिखा सकती है, सब कुछ उन्हीं की भलाई वगैरह के बारे में दिखाएंगे। जो आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा भाई, इंडिया में भी ऑलमोस्ट सारी जो मीडिया है वो बिका हुआ है, और वो भी सब पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग जो है कार्य करती है, सरकारों के अकॉर्डिंग कार्य करती है। सच्चाई क्या है वो कोई नहीं दिखाता। अगली भाई कमी है वो है बंधुआ मजदूरी। अब मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूं कि भाई उदारवाद में सरकार का काम धंधे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऐसे में भाई क्या होता है वहां पे कि जो फैक्ट्रियां होती है, जो कंपनियां होती हैं, उन सब में जो भाई काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे भाई कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। और बहुत सी जगह तो भाई ऐसी होती है फैक्ट्रियों में जो उन मजदूरों के लिए काम करने के लिए अच्छी नहीं है, उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी उन्हें जो है वहां पे काम वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है जो भाई इन सब चीजों को देखे। तो ये भी भाई एक कमी है, बंधुआ मजदूरी। आगे है भाई रंग भेद की नीति। मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया है कि भाई जो उदारवाद है इसमें समानता को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि सभी लोग यहाँ पे समान होंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं भाई। मार्क्सवादी लोग ये आलोचना करते हैं कि उदारवाद में भाई कई बार रंग, जाति, धर्म या नस्ल के आधार पे भाई भेदभाव जो है देखा गया है। अगली आलोचना भाई ये करी है मार्क्सवादियों ने कि जो उदारवाद है ये साम्राज्यवादी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। मेनली भाई साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि एक देश जब दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो ये ऐसे ही कुछ मूल्य को जो है प्रमोट कर रहे हैं उदारवादी लोग। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो भाई क्या हो रहा है आजकल, जो अमीर देश होते हैं वो गरीब देशों को क्या है अपने प्रेशर में रखते, दबाव में रखते। तो कहीं ना कहीं भाई ये भी गुलामी हुए ना छोटे देश। यहाँ पे चाइना का एग्जांपल ले लो भाई। चाइना क्या कर रहा है, दूसरे देशों को लोन वगैरह दे के, सुविधा वगैरह प्रोवाइड वगैरह करा के उन पे कैड़ा ब्याज लगा देता है, बहुत सारी चीजें उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, और फिर क्या करता है भाई उन देशों को जो है चाइना की सुननी पड़ती है, उनकी बात माननी पड़ती है। जैसे कि भाई अभी रिसेंटली में पाकिस्तान को और श्रीलंका को उनकी बात बहुत ज्यादा माननी पड़ रही थी, सुननी पड़ रही थी। अगली जो कमी बताई है भाई मार्क्सवादियों ने वो ये बताई है भूखमरी और गरीबी की। जो उदारवादी भाई देश हैं, जो उदारवादी समाज हैं, उनमें बहुत से समाजों में, बहुत से देशों में भाई भूखमरी और गरीबी की समस्याएं जो है देखी गई हैं या वहां पे बनी रहती है। वो क्यों? क्योंकि भाई सरकार जो है वो ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकती है
और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। क्योंकि भाई जो अमीर लोग हैं वो तो गरीब लोगों से काम करवाते रहते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह कम पैसों में ज्यादा काम करवाते रहते हैं और सारा प्रॉफिट खुद ले जाते हैं। और अब ऐसे में सरकार नहीं आएगी बीच में, तो सोचो वो लोग जो हैं गरीब, वो तो भाई गरीब ही रह जाएंगे ना। अगली जो लास्ट कमी है वो है भाई गरीब व श्रमिक लोगों का शोषण। ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं कि भाई अमीर जो है आजकल और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सेम रीजन यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि भाई जो उदारवादी लोग हैं वो फैक्ट्री वगैरह में बहुत ज्यादा काम वगैरह उनसे लेते हैं, जिसके कारण क्या है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बची कुछ चीज जो है वो सरकार के हाथ में, और सरकार भी जो है ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उनपे अमीर लोगों का प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे में जो भाई गरीब लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, श्रमिक लोग जो है उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी कमियां भी समझ में आ गई होंगी, इन्हें आप आलोचना के तौर पे यूज कर सकते हो उदारवाद की। तो बात करते हैं भाई अब मार्क्सवाद की। क्या है ये मार्क्सवाद? जैसे कि भाई हमने पढ़ा था एक उदारवाद के बारे में, तो उदारवाद एक विचारधारा का नाम था या एक सोच का नाम भी आप बोल सकते हो। इसी टाइप से भाई मार्क्सवाद भी एक विचारधारा का नाम है, एक सोच का नाम है, जो उदारवाद के विरोध करने के लिए डेवलप हुई है, आई है। इस पूरी विचारधारा में भाई उदारवाद का विरोधी किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, उसकी कमियां गिनवाई जाती हैं। अब मेनली भाई मार्क्सवादी विचारधारा में होता क्या है, कैसी होती है मार्क्सवादी सोच, मैं आप लोगों को शॉर्टली समझा देता हूँ, फिर किताबी लैंग्वेज में समझेंगे। अब मार्क्सवाद को मानने वाले लोग या मार्क्सवादी सोच रखने वाले लोगों का क्या मानना है, ये लोग ये मानते हैं कि समाज में जब से औद्योगिक क्रांति आई है ना, यानी कि समाज में जब से भाई फैक्ट्री वगैरह खुलनी शुरू हुई हैं, कंपनी बड़ी बड़ी खुलनी शुरू हुई हैं, उद्योग वगैरह बनने शुरू हुए हैं, तब से ही समाज जो है वो दो वर्ग में बढ़ गया है, जिनमें एक वर्ग जो है वो अमीर है और दूसरा वर्ग जो है वो गरीब है, मजदूर वर्ग है। और ये जो अमीर वर्ग है यानी कि अमीर लोग हैं, ये गरीब वर्ग का तब से ही शोषण कर रहे हैं। शोषण कैसे कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये अपनी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में इन गरीब लोगों को भाई कम पैसे में ज्यादा काम करवाते हैं और इनका शोषण करते हैं, जिस वजह से अमीर तो अमीर होता जा रहा है, उनकी स्थिति सुधरती जा रही है, और गरीब होता जा रहा है, उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। और इस चीज को खत्म करने के लिए भाई मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि हमें भाई उदारवाद को खत्म कर देना चाहिए, पूंजीवाद को खत्म कर देना चाहिए, निजीकरण को खत्म कर देना चाहिए। अब ये सारी चीजें होती क्या है, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी उदारवाद वाली में, तो आप देख लीजिएगा। मेनली ये कहते हैं कि हमें ये फैक्ट्री वगैरह जो है ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये सब खत्म कर देना चाहिए, और ये जो गरीब लोग हैं ना समाज में, इन्हें अमीर लोगों के अगेंस्ट में विरोध कर देना चाहिए, और इनके पास जो भी संसाधन है वो सब छीन लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, समाज जो है फिर वो इक्वल हो जाएगा, सभी लोग समाज में समान हो जाएंगे, फिर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा। जिस चीज को इन्होंने क्या बोला, समाजवाद का नाम दिया है। तो मेनली भाई यही है मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी सोच आप बोल सकते हो। अब थोड़ा किताबी लैंग्वेज में समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो मार्क्सवादी विचारधारा की भाई शुरुआत हुई है ना, ये कार्ल मार्क्स ने करी है। कार्ल मार्क्स ये एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान इंसान थे, जिनका जन्म भाई 1818 में जर्मनी में हुआ। और फिर जब भाई इन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट कर ली, तो इन्होंने उस टाइम पे भाई समाज में देखा। अब जब समाज को देखा तो इन्होंने ये पाया समाज में कि जितने भी काम धंधे वगैरह हो रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उनसे क्या हो रहा है, समाज पूरा दो वर्ग में बढ़ गया है, एक अमीर वर्ग में और एक गरीब वर्ग में। और ये जो अमीर वर्ग है ये गरीब वर्ग का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये कम पैसों में ज्यादा काम करवाते हैं गरीब वर्ग से और सारा मुनाफा खुद ले जाते हैं। जिससे क्या हो रहा है भाई, अमीर वर्ग की स्थिति तो अच्छी होती जा रही है और गरीब वर्ग की बेकार होती जा रही है। तो इस चीज को बदलने के लिए भाई कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि हमें उदारवाद को खत्म कर देना चाहिए, पूंजीवाद को खत्म कर देना चाहिए और निजीकरण को खत्म कर देना चाहिए, और गरीब लोगों को अमीर लोगों का विरोध कर देना चाहिए। विरोध करके सारे संसाधन छीन लो, जिससे समाज में समानता आ जाएगी। तो यही विचार थे भाई कार्ल मार्क्स के, यही सलाह दी भाई उन्होंने सारे गरीब लोगों को, और इनके इन्हीं विचारों को मार्क्सवाद का नाम दे दिया गया। अब कार्ल मार्क्स के बाद भाई और भी पढ़े लिखे लोग आए, जैसे कि फ्रेडरिक एंगेल्स, स्टालिन, लेनिन, और भी बहुत सारे विचारक थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने इस विचारधारा का सपोर्ट करा, मार्क्सवादी वाली बात का सपोर्ट करा। तो आई होप आप लोग जो है पूरा बेसिक समझ चुके होंगे क्या है मार्क्सवादी विचारधारा।
अब बात करते हैं भाई मेन आप लोगों के टॉपिक की, जो है भाई आप लोगों का मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्क्सवाद किन किन बातों को मानता है। तो इनकेस आप लोगों से मार्क्सवाद की विशेषता, महत्व या प्रासंगिकता पूछे तब भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मार्क्सवाद का भाई पहला मूल सिद्धांत है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये जो सिद्धांत दिया है भाई ये हेगल ने दिया है। हेगल भी एक मार्क्सवादी विचारक है, यानी कि मार्क्सवाद को सपोर्ट करने वाले एक पढ़े लिखे इंसान है। इन्होंने भाई अपने इस सिद्धांत में क्या कहा कि भाई समाज में जो भी समस्या होती है उनका समाधान निकालने के लिए भाई वार्तालाप किए जाते हैं, यानी कि बातें वगैरह की जाती है, उस टॉपिक पे डिबेट की जाती है ताकि उसका सॉल्यूशन निकल सके। और ये बातें तब तक चलती रहती हैं भाई जब तक कि एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन जो है सही से नहीं मिल जाता। और परमानेंट सॉल्यूशन जैसी भाई कुछ भी चीज नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि भाई मान लो एक समाज है, इसकी समस्या कुछ और है, इन फ्यूचर में जाके ये समाज में कुछ तो भाई बदलाव आएंगे तो समस्या भी कोई नहीं आएगी, तब उस सॉल्यूशन से काम थोड़ी चलेगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन जैसी भाई कोई भी चीज नहीं होती है। तो सिंपली भाई हेगल ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है ना भाई वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक विचारों में घिरा रहता है, बातों में घिरा रहता है। हेगल आगे ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो लॉजिक है लोगों के पास, ये जो तर्क बुद्धि है, जो बुद्धि का उपयोग करते हैं लोग, एक ही टॉपिक पे डिबेट करते रहते हैं जिंदगी भर, यही भाई मेन रीजन है समस्याओं का। क्योंकि जब समाज में किसी के पास भी बुद्धि नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगा, तो कोई भी किसी के साथ बुरा करने की भी नहीं सोच पाएगा, कोई भी ज्यादा चतुर जो है नहीं हो पाएगा। तो सब लोग जो है वो इक्वल रहेंगे और समाज जो है उसमें समानता होगी, ऐसा कहते हैं भाई हेगल अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। और दूसरी तरफ भाई उदारवाद भाई लॉजिक को जो है बहुत ज्यादा महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि भाई उनका मानना ही ये था कि लॉजिक से ही सब कुछ हो पाया है, लॉजिक से ही भाई बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री वगैरह हुई हैं, समाज में बदलाव हुए हैं। और मार्क्सवाद भाई इसी चीज को जो है गलत मान रहे हैं यहाँ पे कि भाई लॉजिक ही मेन कारण है जिससे समाज में समस्या उत्पन्न हुई है। तो आई होप आप लोगों को हेगल का ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत जो है समझ में आ गया होगा। अगला सिद्धांत है भाई ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये जो सिद्धांत है भाई ये कार्ल मार्क्स ने दिया है और इस सिद्धांत को भाई इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में भाई कार्ल मार्क्स सिंपली ये कहते हैं कि जो समाज है ना भाई वो 6 युगों में बटा हुआ है, यानी कि 6 टाइम पीरियड में बटा हुआ है, जिनमें से पहला था भाई आदिम युग, दूसरा था भाई दास्ता का युग, तीसरा था भाई सामंती युग, चौथा था भाई पूंजीवादी युग, और पूंजीवाद के बाद जो आएगा वो आएगा भाई हमारा समाजवादी युग और साम्यवादी समाज, या साम्यवादी युग भी आप बोल सकते हो। तो मेनली भाई इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि समाज शुरू से लेके अब तक 6 युगों में डिवाइड है। 6 युग में पहला युग ये बताते हैं आदिम युग था, जो सबसे पहले जब लोग आदि मानव थे, जब उन्हें कोई भी बुद्धि नहीं थी, उस युग में कार्ल मार्क्स ने ये बोला है आदिम युग में भाई सभी लोग जो है वो बराबर होते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी अमीर नहीं होता था, कोई भी गरीब नहीं होता था, और समाज में भाई जनसंख्या ही बहुत ही कम हुआ करती थी, लोग ही बहुत कम थे उस टाइम पे। तो इस वजह से लोग बहुत कम थे तो राज्य भी नहीं था वहां पे, क्योंकि राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई डिसीजन वगैरह लेने थे तो लोग खुद ही आपस में बैठ के ले लिया करते थे। और इस टाइम पे भाई लोगों को कोई लालच वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, लोग अपना डेली का जीवन व्यतीत करते थे आराम से, ईमानदारी से। फिर जैसे जैसे भाई लोगों में थोड़ी थोड़ी बुद्धि आनी शुरू हुई और जनसंख्या बढ़ती गई, जिसके कारण भाई मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया, संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जबकि आदिम युग में ऐसा नहीं होता था, ये संसाधन वगैरह कोई भी संसाधन थे इन्हें इकट्ठा नहीं करते थे लोग, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी और संसाधन बहुत सारे अवेलेबल थे। अब भाई पे जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो लोगों में ये बुद्धि आई कि भाई जब लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो ये संसाधन भाई खत्म ना हो जाए। तो ऐसे में भाई जिन लोगों के पास बुद्धि थी, जिन लोगों ने बुद्धि लड़ाई उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा भाई, जो संसाधन थे वो इकट्ठे कर लिए कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं इकट्ठे कर पाए भाई। इसलिए भाई जिन लोगों ने तो संसाधन इकट्ठे कर लिए वो बन गए मालिक, क्योंकि भाई उनके पास अब बहुत सारे संसाधन, संसाधन का मतलब एक तरीके से पैसा ही समझ लो। उस टाइम पे पैसा तो नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके पास संसाधन जरूर थे, वो दूसरों से अमीर जरूर थे, तो वो बन गए भाई मालिक। और जो लोग संसाधन इकट्ठे नहीं कर पाए वो बन गए दास। इस वजह से इस वाले युग को भाई दासता का युग का नाम दिया है।
फिर इसी टाइम पे भाई राज्य का भी उदय हो गया था, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ गई भाई इतनी ज्यादा, तो अब लोगों को आपस में डिसीजन वगैरह लेने के लिए भाई राज्य की जरूरत पड़ने लगी। तो इस टाइम पे राज्य का भी उदय हो गया, सरकार का उदय हो गया। फिर आगे चल के भाई दास युग में जो लोग संसाधन इकट्ठा कर रहे थे, जिनके पास बुद्धि आ गई थी, तो उनमें से भाई बहुत से लोगों ने जमीनें भी इकट्ठा कर ली कि भैया ये जमीन मेरी हो गई, ये जमीन मेरी हो गई। आगे चलकर जब सामंती युग आया तो वो लोग जो है जमीन के मालिक बन बैठे, उन्होंने जमीन पे कब्जा ऑलरेडी कर लिया था दास युग में ही। जिसके बाद भाई ये जो जमींदार लोग थे ना भाई, इन्होंने किसान लोगों से अपनी जमीनों पर मजदूरी वगैरह करवानी शुरू कर दी। अब आप यहाँ पे देखोगे जो दास युग था भाई, उसमें जिन लोगों ने संसाधन इकट्ठा कर लिए थे वो बन गए थे मालिक, और जो लोग नहीं कर पाए थे वो बन के रह गए भाई दास। क्योंकि उन्हें भाई जब संसाधन वगैरह चाहिए होते थे तो वो इन लोगों के पास जाते थे, और ये लोग क्या करते थे भाई, संसाधन देने के बदले में उन्हें अपना दास बना लिया करते थे, उनसे अपना काम करवा लिया करते थे। अब इस टाइम पे भाई जिन लोगों ने जमीनें वगैरह इकट्ठा कर ली थी वो बन गए भाई सामंती युग में जमीन के मालिक, और जिन्होंने भाई कुछ भी इकट्ठा नहीं करा था वो बन के रह गए फिर से किसान मजदूर वाले लोग, यानी कि पीड़ित लोग। और इस युग में भी, सामंती युग में भी, जो किसान पीड़ित मजदूर लोग थे, इन लोगों को भाई इनकी गुलामी करनी पड़ रही थी, इनका शोषण हो रहा था भाई दास लोगों का, या आप किसान लोग कह सकते हो, मजदूर लोग कह सकते हो। इसी टाइप से सेम भाई जो पूंजीवादी युग आया इसके बाद, उसमें भी होने लगा। पूंजीवादी युग कैसे आया भाई, अब जैसे जैसे भाई जमीन पे ये लोग किसानों से वो करवाने लगे थे खेती बाड़ी वगैरह, तो खेती बाड़ी ज्यादा होने लगी, तो इन्होंने धीरे धीरे जो है व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू करा तो धीरे धीरे भाई ये लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले बन गए, पूंजीपति बन गए। इन्होंने फिर भाई फैक्ट्रियां वगैरह लगा ली, उद्योग वगैरह लगा लिए, और इन फैक्ट्रियों में मजदूर वर्ग से काम वगैरह करवाने लग गए। और ये मजदूर वर्ग भाई कौन थे, जो सामंती युग में किसान थे जिन्होंने कोई संसाधन इकट्ठा नहीं करा। दास युग में तो वो अब यहाँ पे बन गए मजदूर वर्ग, और जो जमींदार थे वो बन गए यहाँ पे अब उद्योगपति लोग, यानी कि पैसे वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। तो यहाँ पे भी भाई जो शोषण है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू है। तो बेसिकली इस सिद्धांत में भाई कार्ल मार्क्स ये समझाना चाहते हैं कि इतिहास को उठा के देखोगे टोटल 6 युग होंगे, जिनमें से पहला जो था आदिम युग, जब समाज जो है बराबर था, समाज में कोई भी अमीर गरीब नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे कोई भी राज्य नहीं हुआ करता था, क्योंकि भाई उस टाइम पे जनसंख्या ही बहुत कम थी और लोग लालची वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीता, लोगों में बुद्धि आई, तो भाई कुछ लोगों ने जो है संसाधन वगैरह इकट्ठा कर लिए, और वो लोग फिर उन लोगों का भाई शोषण करने लगे जो लोग संसाधन जो है इकट्ठा नहीं कर पाए थे। और फिर ये शोषण भाई सारे युगों में होता चला गया। जैसे कि भाई दास युग के बाद सामंती युग आया, उसमें भी शोषण हुआ। फिर उसके बाद जब पूंजीवादी युग आया, उसमें भी शोषण हुआ। तो इसी शोषण को खत्म करने के लिए भाई जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपने विचार दिए, अपनी बुकों में बताया, लोगों को ये सलाह दी, मजदूर वर्ग को, दास लोगों को, किसान लोगों को ये सलाह दी कि जितने भी पीड़ित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, यानी कि जो सबसे हारे हुए वर्ग हैं, उन लोगों को सबको एक साथ आ जाना चाहिए। एक साथ आके भाई इन अमीर लोगों के खिलाफ, इन पूंजीवादी लोगों के खिलाफ, इन जमींदारों लोगों के खिलाफ संघर्ष कर देना चाहिए, और संघर्ष करके सारे संसाधन वगैरह छीन लेने चाहिए, जिससे समाज में इक्वलिटी आ जाएगी, समानता आ जाएगी, जिससे पूरा समाज जो है वो सामंतवादी युग में चला जाएगा। और ऐसा भाई हुआ भी है विश्व में। कब हुआ था भाई? 1917 में पहली बार हुआ, जब अमीर लोगों के खिलाफ भाई क्रांति वगैरह की गई। कहां पे की हुई थी भाई क्रांति? सोवियत संघ, आपने नाम पढ़ा होगा, सोवियत संघ। यहाँ पे भाई 1917 में क्रांति हुई थी, जिसे आप रूसी क्रांति भी कह सकते हो। इस क्रांति में क्या हुआ था भाई, जो मजदूर लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, उन लोगों ने भाई, जो पूंजीवादी लोग थे, उद्योगपति लोग थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर देता और उनका सारा संसाधन वगैरह छीन के पूरे समाज को इक्वल बना दिया, समाज को पूरा समान बना दिया, जिसमें सब लोग जो है समान हो गए। फिर यही चीज भाई धीरे धीरे आप लोगों की चीन में भी हुई, वियतनाम में भी हुई, उत्तरी कोरिया में भी हुई, क्यूबा में भी हुई। अब जब समाज में सभी लोग समान हो गए, सब एक बराबर हो गए, कोई अमीर गरीब नहीं है, तो इस समाज को हम समाजवाद बोलते हैं। यानी कि इस चीज को हम समाजवाद का नाम देते हैं, जब समाज में सब लोग समान हो जाते हैं। इस वजह से इस काल का नाम पड़ा समाजवादी युग। लेकिन भाई यहाँ पे सिर्फ ये कुछ ही देशों में या कुछ ही जगहों पर ही
हो पाया, पूरे वर्ल्ड में नहीं हो पाया। आगे है भाई हमारा साम्यवादी समाज, जिसमें भाई कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब पूरे समाज में, पूरे विश्व में समाजवाद आ जाएगा, जब सब लोग समान हो जाएंगे क्रांति के बाद, तो भाई एक साम्यवादी युग का जन्म होगा, जिसमें भाई कोई भी सरकार नहीं होगी, उसे खत्म कर दोगे तुम अगर होगी भी तो, और वहां पे कोई भी वर्ग नहीं होगा, समाज जो है पूरा वर्गविहीन होगा, यानी कि कोई अमीर गरीब जो है नहीं होगा, जैसे कि पहले आदिम युग में था, जिस चीज को भाई नाम दिया है साम्यवादी युग। आई होप आप लोगों को ये सिद्धांत भी समझ में आ चुका होगा कार्ल मार्क्स का। बेसिकली उन्होंने इस सिद्धांत में यही समझाने की कोशिश करी है कि टोटल 6 समाज होते हैं, और उन समाजों में कैसे कैसे भाई मजदूरों का या किसान लोगों का या गरीब लोगों का शोषण हुआ है, और उस शोषण को खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे साम्यवादी समाज की स्थापना हो सके, जहां पे फिर सभी लोग समान होंगे, फिर राज्य की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और समाज में कोई अमीर गरीब जो है नहीं होंगे। अब अगला सिद्धांत देखते हैं भाई। अगला सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी भाई कार्ल मार्क्स ने दिया है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जो पूंजीवादी युग है भाई, या जहां पे भी समाज में पूंजीवाद है, उस समाज में क्या होता है कि भाई उद्योगपति जो होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, कंपनियों के मालिक होते हैं, वो मजदूर लोगों से या श्रमिक लोगों से भाई क्या करते हैं, कम पैसों में ज्यादा काम करवाते हैं, और कभी कभी भाई ओवर टाइम भी उनसे करवा लेते हैं। जहां उनकी ड्यूटी होती है 8 घंटे की, उनसे 10 घंटे की ड्यूटी भी करवा लेते हैं, और उस 10 घंटे की ड्यूटी के कोई भी एक्स्ट्रा पैसे वगैरह जो है नहीं देते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने फिर ये जाके सिद्धांत दिया कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम एक्स्ट्रा काम करवाते हो, यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी है और उसके बाद तुम 10 घंटे की उस बंदे से ड्यूटी करवा रहे हो, तो उस चीज के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा मूल्य मिलना चाहिए, अतिरिक्त मूल्य मिलना चाहिए। यही है भाई कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जबकि उदारवादी लोग भाई इस चीज को बिल्कुल भी नकारते हैं, वो चीज इस चीज को नहीं मानते। उदारवादी पूंजीवादी वो यही कहते हैं कि भाई हम तो ज्यादा काम कराएंगे, बिना पैसों के काम करवाएंगे और ज्यादा समय तक काम करवाएंगे। अगला सिद्धांत है भाई मूल सर्वहारा क्रांति। पहले आप सर्वहारा का मतलब समझो। सर्वहारा यानी कि सबसे हारा हुआ। तो पूंजीवादी व्यवस्था में भाई मैंने आप लोगों को बताया था भाई, एक होता है भाई उद्योगपति लोग, अमीर लोग, और एक होते हैं भाई मजदूर लोग, शोषित लोग, जिन्हें सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे हारे हुए वर्ग हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भाई ये सिद्धांत दिया और कहा इन मजदूर लोगों से, इन शोषित लोगों से कि भाई तुम इन पूंजीवादी लोगों के खिलाफ, इन उद्योगपतियों के खिलाफ विरोध करो, विरोध करके एक बहुत बड़ी क्रांति लाओ, जिसमें क्या होगा, तुम सारे जो उद्योगपति के संसाधन होंगे उन्हें हड़प लेना, विरोध करके सारे संसाधन छीन लेना, और उन संसाधनों को समाज में इक्वली बांट देना, सबको समान बांट देना, जिससे समाज में क्या है, सब समान हो जाएंगे, समाज में समानता आ जाएगी। तो इस बदलाव को ही, इस क्रांति को ही सर्वहारा क्रांति का नाम दिया गया है। सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत आप बोल सकते हो। उसके बाद है भाई हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये भी भाई आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इस सिद्धांत में भाई कार्ल मार्क्स ने मजदूर लोगों से, पीड़ित लोगों से, किसान लोगों से ये कहा कि भाई तुम्हें जो है एक हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ सारे युगों में यही हो जा रहा है। जैसे कि आपने भाई दास युग में देखा, सामंती युग में देखा, फिर पूंजीवादी युग में देखा, तुम्हारा हमेशा से शोषण ही होता आ जा रहा है। तो इस शोषण को खत्म करने के लिए तुम्हें एक क्रांति करनी वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष तुम्हें सबको एक साथ हो जाना है। एक साथ होके तुम्हें पूंजीपतियों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ संघर्ष करना है, जिससे क्या होगा, समाज में फिर सारे वर्ग खत्म हो जाएंगे और समाज में हर कोई जो लोग है समान हो जाएंगे। इस चीज को भाई वर्ग संघर्ष का नाम दिया गया है। अगला है भाई साम्यवाद। अब जब भाई समाज में हर कोई समान हो जाएगा, कोई भी भाई वर्ग नहीं रहेगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, उसके बाद भाई समाजवाद की स्थापना होगी। समाज में समाजवाद आ जाएगा भाई, यानी कि सब लोग समान हो जाएंगे उस समाज में। फिर भाई तुम्हें राज्य की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, यानी कि जो सरकार है उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो राज्य को भी फिर समाप्त करने की सलाह दी है मार्क्सवाद ने। जैसे कि भाई आदिम युग में हुआ करता था। आदिम युग में क्या था, जनसंख्या बहुत कम थी, लोग सारे समान थे, तो भाई राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसी टाइप से वो ये कह रहे हैं कि जब समाज में समाजवाद आ जाएगा, सभी लोग समान हो जाएंगे, फिर भाई तुम्हें राज्य को भी खत्म कर देना चाहिए, राज्य की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग जो है आपस में ही शासन कर लेंगे, स्वयं शासन कर लेंगे।
और इसी चीज को कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का नाम दिया है। अगला और आखिरी सिद्धांत है भाई आप लोगों का अलगाव की अवधारणा, या अलगाव का आप सिद्धांत भी बोल सकते हो। तो भाई ये भी सिद्धांत जो है ये भी कार्ल मार्क्स ने दिया है, और इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो आज के टाइम पे भाई दुनिया से जो है वो अलग होता जा रहा है बहुत ज्यादा। और वो अलग कैसे हो रहा है उस चीज के भाई 4 प्रकार बताए हैं कार्ल मार्क्स ने। तो भाई ये भी सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था अपनी बुक में। उन्होंने बुक जो लिखी थी वो लिखी थी 1844 में। बुक का नाम है भाई इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। इस बुक में भाई उन्होंने ये सिद्धांत देते हुए ये कहा कि मनुष्य जो है, जो इंसान है, वो आजकल भाई हर चीज से अलग होता जा रहा है, दुनिया से अलग होता जा रहा है। तो वो अलग जो है वो 4 प्रकार बताए उन्होंने, अलग कैसे हो रहा है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि भाई पूंजीपति लोग मजदूर लोगों से इतना ज्यादा काम करवाते हैं, इतना ज्यादा काम लेते हैं कि मनुष्य जो है वो आजकल वस्तु के समान हो गया है बिल्कुल। यानी कि एक तरीके से किसी चीज के समान हो गया। इंसान इंसान नहीं रह गया, बल्कि किसी चीज के समान होके रह गया, किसी वस्तु के समान, एक रोबोट जैसा बन के रह गया कि वो बस काम काम में ही लगा है, उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो पहला रीजन तो भाई उत्पादन को बताया है। दूसरा रीजन बताया भाई सहकर्मी। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि भाई पूंजीपतियों ने दबाव भी इतना बना दिया, भाई काम का इतना प्रेशर बना दिया मजदूर लोगों पे कि वो अपने सहकर्मियों से, यानी कि अपने ये यार दोस्त हैं या उनके जो दोस्त उनके साथ काम करते हैं, जो उनके साथ जो रहते हैं लोग, उनसे ही दूर होता जा रहा है, क्योंकि उन पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बना देते हैं पूंजीपति लोग। दूसरा बता रहे हैं भाई प्रकृति से अलग होता जा रहा है मनुष्य, क्योंकि भाई जो आदिम युग हमने पढ़े थे 6 युग, उनमें आदिम युग में इंसान प्रकृति से पूरी तरीके से जुड़ा होता, हर चीज उसका खाने पीना, पूरा दिन का दिनचर्या भी भाई उसका प्रकृति से रिलेटेड था, हर चीज ही प्रकृति से रिलेटेड थी। लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद मनुष्य जो है वो प्रकृति से अलग ही होता जा रहा है। आजकल हम प्रकृति से रिलेटेड क्या अच्छा करते हैं या प्रकृति के बारे में क्या ही बात करते हैं, तो प्रकृति से जो है बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है मनुष्य। और ये सब भी कहीं ना कहीं भाई पूंजीवाद की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि पूंजीवाद जगह जगह भाई फैक्ट्रियां वगैरह लगाता जा रहा है और पैसों के लालच में लोगों से काम करवाता जा रहा है। और चौथा बताया भाई कार्ल मार्क्स ने कि मनुष्य जो है वो अपने आप से भी भाई अलग होता जा रहा है, अपने आप को भूलता जा रहा है मनुष्य। वो कैसे? क्योंकि भाई मनुष्य के दिमाग में आजकल इतनी टेंशन होने लगी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचने की बजाय अपने माता पिता, बहन भाई या अपने यार दोस्त या जो साथ में उसके काम करते हैं उनके बारे में ही सोचता रहता। अपने बारे में क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सब चीजें आजकल इंसान बहुत कम सोचता है। तो ये था भाई इनका अलगाव का सिद्धांत, और इम्पोर्टेंट है तो इजी बट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है भाई मोस्टली टाइम से। अब ये सारे सिद्धांत एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को भाई मार्क्सवाद की कुछ आलोचनाएं भी करनी है, कुछ कमियां भी बतानी है। पहली आलोचना भाई कौन करते हैं? कार्ल पॉपर करते हैं। कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि भाई जो मार्क्सवाद है ना, वो एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, वो एक ऐसा समाज चाहता है जिसमें भाई लोग वर्ग विहीन हो, यानी कि कोई भी अमीर गरीब वगैरह जो है ना हो, सब लोग समान हो। और मार्क्सवाद उस समाज में ये चाहता है कि राज्य भी ना हो, यानी कि सरकार वगैरह भी ना हो। लेकिन क्या एक्चुअल में आज के टाइम पे ऐसा हो सकता है? वो कहते हैं कि भाई ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो इस वजह से जो कार्ल मार्क्स की ये मार्क्सवादी वाली विचारधारा है ना, ये सिर्फ एक काल्पनिक विचारधारा है, इसे सिर्फ हम सोच सकते हैं, इसको व्यवहार में नहीं ला सकते, ये चीज एक्चुअल में ऐसी नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी गिनवाई है कार्ल पॉपर ने। दूसरी कमी भाई आलोचकों ने ये बताई है कि मार्क्सवादी जो लोग हैं या कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा है, ये लोग ये कहते हैं अगर तुम्हें समाज में बदलाव लाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो भाई तुम्हें हिंसा जो है करनी पड़ेगी। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि भाई अगर तुम्हें इस शोषण को खत्म करना है जो अमीर लोग गरीब लोगों पे करते हैं, तो सारे गरीब लोगों को एक साथ होकर अमीर लोगों का विरोध कर देना चाहिए और उनके संसाधन वगैरह छीन के समाज को इक्वल बनाने चाहिए। तो आलोचना करने वाले लोग भाई ये कहते हैं ये कोई एक सॉल्यूशन थोड़ी है भाई कि तुम हिंसा करोगे, और हिंसा तो भाई किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है, हिंसा को कभी भी सही ठहराया नहीं जा सकता। तीसरी आलोचना जो है वो ये है कि भाई कि मार्क्सवादी जो लोग हैं ना, वो श्रमिकों की तानाशाही की बात करते हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई मार्क्सवाद यही तो कहते हैं, कार्ल मार्क्स यही तो कहते हैं कि मजदूर लोगों को, श्रमिक लोगों को एक साथ होकर उन पे हिंसा कर देनी चाहिए, उनका विरोध कर देना चाहिए और सब कुछ जो है छीन लेना चाहिए, सारा संसाधन छीन लेना चाहिए और समाज में
सबको इक्वल बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज जो है तानाशाह में होता है कि भाई तुम सब कुछ जो है उनका छीन लोगे और सबको इक्वल बना दोगे, यानी कि अपने मन मर्जी का हो रहा है ये सब चीजें। दूसरों की जो है बेशक वो अमीर लोग हैं, गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी, बट तुम उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, सब कुछ अपना अपना देख रहे हो। तो ये एक तानाशाही तत्व है। अगली आलोचना जो करी है भाई वो ये है कि मार्क्सवादी लोग भाई ये तो कहते हैं कि समाजवादी लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि समाज में सब इक्वल होने चाहिए, लेकिन उसमें लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। सरकार जो है वो लोगों के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, और सिर्फ अमीर लोगों के अकॉर्डिंग नहीं, सबके अकॉर्डिंग लोकतंत्र होना चाहिए उसमें। परंतु भाई ऐसा क्या एक्चुअल में बात करते हैं मार्क्सवादी? नहीं भाई, वो कहते हैं तानाशाही व्यवस्था की बात करते हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई जो मार्क्सवाद है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का। आपने नाम पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला होता है और कोई पार्टी जो है वहां पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल भाई आज के टाइम पे आप रूस देख लोगे, चाइना देख लोगे, वहां सिर्फ और सिर्फ भाई कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और क्या लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है? नहीं भाई, वहां पे तो और भी बहुत सारी पार्टियां होती हैं, पक्ष विपक्ष होता है, और वो सारी आपस में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन भाई मार्क्सवादी जो देश हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हैं, उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगली आलोचना देखते हैं भाई। अगली आलोचना है वो ये है कि भाई मैंने आप लोगों को जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ाया था, मैंने उसमें एक बात बताने भूल गया था, जिसमें भाई उन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई वस्तु बनाई जा रही है उस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, वो कितने रेट में बिकनी चाहिए। ये चीज भाई इस चीज से डिसाइड होगी कि उस पे कितनी ज्यादा मेहनत की गई है, कितना ज्यादा श्रम लगा है, ऐसा बोलते हैं मार्क्सवादी लोग। आलोचक ये कहते हैं कि बल्कि वस्तुओं का जो मूल्य है, वस्तुओं का जो रेट है, वो इस चीज से डिसाइड होना चाहिए कि भाई उस वस्तु की डिमांड कैसी है, टाइम कैसा है, स्थान कैसा है, किस समय में बनाई जा रही है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इन चीजों पे भी डिसाइड होना चाहिए। सिर्फ श्रम को देख के तुम वस्तु के मूल्य डिसाइड कर दोगे, ये चीज सही नहीं है। अगली आलोचना है भाई वो ये है कि जैसे रूस है, चीन है, पोलैंड है, हंगरी है, यूगोस्लाविया है, क्यूबा है, ये सारे जो देश हैं ये भाई मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले देश हैं। जहां पे क्या है, मार्क्सवादी ये तो कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता होती है मार्क्सवाद में, तुम अपने धर्म को मान सकते हो। लेकिन क्या भाई इन देशों में एक्चुअल में ऐसा है? नहीं भाई, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन देशों की जो नीतियां है ना वो भाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध है एकदम। यहाँ पे भाई धर्म का प्रचार वगैरह आप खुल के नहीं कर सकते, धर्म को खुल के जो है आप नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी गिनवाई है आलोचकों ने। आगे जो आलोचना करी है वो करी है भाई मैकाइवर ने। ये एक विचारक का नाम है। तो भाई ये कहते हैं कि जो राज्य का निर्माण है भाई वो शोषण करने के लिए नहीं किया गया था, जबकि मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं कि जो राज्य है ना भाई ये एक संसाधन है, अमीर लोग जिसके थ्रू गरीब लोगों पर शोषण करते हैं। मैकाइवर ये कहते हैं कि राज्य को हमने शोषण करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस वजह से बनाया था ताकि जो कबीले हुआ करते थे पुराने टाइम पे, उन कबीलों में न्याय वगैरह स्थापित हो सके, सब लोग जो हैं सबके अधिकारों की रक्षा की जा सके, इस वजह से राज्य की स्थापना की गई थी। अगली आलोचना देख लेते हैं, आखिरी आलोचना, वो प्लेटो और अरस्तू के विचारों में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिनका मानना भाई ये है कि अगर राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी समाज में, तो पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता मतलब कि एक ऐसी स्थिति बन जाएगी समाज में कि फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो कुछ भी कर पाएगा, फिर कुछ भी कर लेगा वो। तो एक अराजकता वाली स्थिति जो है पैदा हो जाएगी पूरे समाज में। ये चीज बिल्कुल भी गलत है। तो आई होप आप लोगों को सारी आलोचनाएं भी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। कुछ कमी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ के जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोगों को कोई भी पेड नोट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो फ्री में। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।